हेलो गाइज, मैं दीपक कुमार आपके बीच एक बार फिर से। और चलिए आज हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति मतलब वर्क डन, एनर्जी एंड पावर के विषय में क्लास 9 का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं और देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार से रिलेटेड सवाल होते हैं और उसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। ये सभी एग्जाम में आपको काम आने वाली है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए और आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे सवाल बने लगेंगे। ये फिजिक्स का है, ध्यान रखिएगा। मैं सारा MCQ लिया हूँ जो क्लास 9 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे और जो एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों के लिए, जो कंपटीशन का भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। एक एक करके बहुत सारे वीडियो आएंगे, ध्यान रखिए। इस पर 3-4 पार्ट आएंगे। ये प्रथम पार्ट से ध्यान रखोगे, उसके बाद आएगा पार्ट, ठीक है। इसमें नॉमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसमें हमने ईजी ले लिया है तो ईजी से स्टार्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि कार्य पूरा होने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्य जिसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं, तो वर्क डन के लिए कौन कौन सी शर्त होना जरूरी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो वर्क डन जो होता है W बराबर, ठीक है, ये होता है F/S cos थीटा। ध्यान रखोगे इसका फॉर्मूला है W बराबर F/S cos थीटा। इसका मतलब वर्क डन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स को इंक्लूड होना चाहिए, मतलब फोर्स लगनी चाहिए और लगाए गए डायरेक्शन में या तो अदर डायरेक्शन में भी वो चलेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होते हैं तो ऐसे कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। अगर ये दोनों में से कोई एक भी नहीं हो पाता है, एक भी जीरो हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि कार्य नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर S जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही पूरा जीरो है, तो ऐसे कंडीशन में पूरा वैल्यू जीरो कर देगा, ठीक है। अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगी, तो ये जीरो है तो टोटल जीरो हो जाएगी। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में वस्तु को, ऑब्जेक्ट को मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे वर्क डन हो रही है, अगर ऐसा नहीं होता तो बोलेंगे वर्क डन नहीं हो रही। तो देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है बल लगना चाहिए, हाँ जी, किसी भी वस्तु पर अगर वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, ऐसी कंडीशन फोर्स लगनी चाहिए, तो ये करेक्ट है। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि विस्थापन होनी चाहिए, बिल्कुल विस्थापन भी होनी चाहिए क्योंकि वस्तु पर फोर्स लगने पर वो डिस्प्लेस हो गई होगी, ठीक है। बल और विस्थापन दोनों होनी चाहिए, हाँ। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें फोर्स भी लगनी चाहिए और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि W बराबर है, ठीक है, F/S डॉट कॉस थीटा, ये बताता है किसी भी वस्तु पर किस प्रकार से हम लोग फोर्स लगाते तब जाकर के बॉडी जो होती है डिस्प्लेस होती है, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाले एंगल, ठीक है। कई बार एंगल से भी रिलेटेड सवाल आए तो कॉस 60, 45, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसका निकालते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संतुलित बल के द्वारा कार्य किया जा सकता है। देखिए एक होता है बैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। एक बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा अनबैलेंस फोर्स होता है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उसको मूव कराने के लिए बैलेंस फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमेशा अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अनबैलेंस फोर्स है तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकते। सपोज दैट यहाँ एक बॉल है, ठीक है, इधर से भी आपने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी आपने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, ना तो लेफ्ट साइड जा सकती है और ना ही राइट साइड जा सकती है, क्योंकि जितना फोर्स हमने लेफ्ट साइड से लगा रखा है उतना ही फोर्स हमने राइट साइड से लगा रखा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये मूव करेगी ही नहीं, एक ही डायरेक्शंस में जहाँ है वहीं रह जाएगी, किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये बैलेंस फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है 5 न्यूटन लेफ्ट साइड वाला, वो राइट साइड वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये बैलेंस फोर्स है, ध्यान रखिएगा। और दोनों का अगर नेट वैल्यू देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से जा रहा है, दूसरा राइट साइड से। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। ऐसी कंडीशन में कभी भी ये ऑब्जेक्ट जो को मूव कर ही नहीं पाएगा। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं कभी भी कि इस फोर्स के कारण वस्तु जो ऑब्जेक्ट होती है मूव कर सकती है, तो आपको बोलना है अनबैलेंस फोर्स के द्वारा। तो बोलता है क्या संतुलित बल के द्वारा कार्य किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, संतुलित बल के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि फोर्स को रिक्वायरमेंट होने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए, बैलेंस फोर्स से कार्य नहीं होता है। बैलेंस फोर्स जो होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, ये माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का SI मात्रा क्या। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया कि क्या होता है W बराबर F इंटू एस, ठीक है। अब F का मतलब क्या होता है फोर्स, फोर्स का SI मात्रा क्या है न्यूटन, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको किससे मेजरमेंट करते हैं मीटर से। तो यहाँ जो न्यूटन मीटर आ रहा है न्यूटन मीटर वो भी आपका वर्क डन, बोली तो कार्य का मात्रक है, अगर बोलेगा कार्य का मात्रक कौन है तो न्यूटन मीटर भी है, ठीक है। और वही न्यूटन मीटर को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो कार्य का SI मात्रक दोनों है, एक तो जूल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर बोलेगा किसका SI मात्रक, तो बोलना है वर्क डन का, कार्य का। और बोलेगा जूल भी किसका SI यूनिट है, तो भी बोलना है कार्य का। न्यूटन किसका है, तो सिर्फ फोर्स का है। वाट किसका है, तो आपका शक्ति पावर का है, ठीक है। पास्कल किसका है, तो प्रेशर का है। वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। एक न्यूटन मीटर को भी कई बार डिफाइन करने के लिए आ जाता है। आगे बोलते हैं कार्य धनात्मक कब होगी। अब देखिए कार्य धनात्मक कब होगी, सो कंडीशन समझिए ध्यान से। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। वैसे फार्मूला क्या होता है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा दिया और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो है जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का, और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब फोर्स भी हम लोग इसी डायरेक्शन में ला रहे हैं और बॉडी जो है मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रही है। मतलब जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उधर ही बॉडी जो है वो क्या हो रही है, मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में बॉडी प्लेस हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेस हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि काम तो हो रहा है, क्योंकि फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है, इसका मतलब फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन तो हो रही है, लेकिन किस प्रकार का वर्क डन हो रही है वो पता लगाना है। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और वही डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होती है, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होती है, तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन हो रही है। लेकिन कैसा वर्क डन हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। तो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है बताइए, फोर्स, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बताओ, सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये सेम डायरेक्शंस में होती है। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बोलते बल और विस्थापन विपरीत दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में नहीं, सेम डायरेक्शंस में होगा, मतलब एक ही दिशा में। जब बल और विस्थापन समान दिशा में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जब समान दिशा मतलब एक ही डायरेक्शन में हो। यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री कार्य क्या होगा। अच्छा तुम्हें बताओ कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर क्या किया जाता है, इस पर किसी ऑब्जेक्ट से द्वारा फोर्स लगा दिया जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ से फोर्स लगा दी, वस्तु ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, और इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। तब पूरा किया गया कार्य क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या कार्य होगा। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना वो वैल्यू नहीं दी है, फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है वो पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं तो W बराबर आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, W बराबर होता है F इंटू एस, एसास में कॉस थीटा। तो देखिए F का तो F हो जाएगा, S का S, और कॉस जो 90 होता है उसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। तो टोटल को जीरो से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। इसका मतलब जब भी 90 डिग्री की बात आएगा तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, मतलब वर्क डन जो होगा जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पे, ठीक है, कौन सा डिग्री पे बताइए, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे जो काम होगा वो शून्य होगा, ठीक है। 0 डिग्री पे जो काम होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ठीक। और वहीं 180 डिग्री पे अगर कार्य पूछेगा तो मिनिमम होगा, ठीक है। क्योंकि जो 90 डिग्री है उसका वैल्यू तो जीरो होता है, इसलिए पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब 0 डिग्री पे मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, इसे मैक्सिमम हो जाएगा। और जो कॉस 180 डिग्री वैल्यू होता है वो -1 होता है, ठीक है, माइनस में होता है, 1 जो होता है माइनस में होता है। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन जो हो जाएगा वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और कब जीरो होगा। फिर से एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो ऐसी कंडीशन में बिना देखे आप टिक कर सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। 180 डिग्री है तो वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। और अगर किसी कंडीशन में वर्क डन मैक्सिमम लाना है तो ऐसे कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो वही बोलते हैं यदि बल और विस्थापन के बीच का 90 डिग्री तो किया गया कार्य क्या होगा, 90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा आपका वो 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है अभी बताएं, जब बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हो।
ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ना हो। अगर एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो किया गया कार्य जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो ऐसे कंडीशन में किया गया कार्य जो होगा ऋणात्मक हो। जैसे में कोई वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर लेकिन वो आना कहाँ चाह रही है, नीचे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे किया गया कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। बल विस्थापन समान दिशा में नहीं, बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं यदि किसी वस्तु पर 20 मीटर का बल लगाया जाए और वस्तु 50 मीटर विस्थापित तो किया गया कार्य क्या होगा। अब इसे बताएं, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ इंटू एस। कॉस थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करने में एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे एस का वैल्यू कितना होगा 50। इस हिसाब से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 1000। मल्टीपल करने के बाद ये आ रहा है 1000। तो आपका इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1000। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1000। 1000 क्यों हो रहा है ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, डब्लू। ठीक है, डब्लू बराबर एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। ये कॉस थीटा है। ठीक है, एफ इंटू एस कॉस थीटा, बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ नहीं, इसे जीरो मान के चलते उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसी डायरेक्टली डब्ल्यू बराबर एफ एस आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री कोण बने तो किया गया कार्य क्या होगा। ये बताएं 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है कॉस का वो कितना होता है बताओ, -1। तो किया गया कार्य जब -1 को किसी भी नंबर से मल्टीपल कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये किया गया कार्य जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा का सही समीकरण क्या है। तो गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अब m क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का, v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी जिसका SI मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। मास जिसको हम लोग SI मात्रक क्या है, किलोग्राम kg। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना है आपको, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बोले माइंड में सेट रखिएगा कि गतिज ऊर्जा का सही समीकरण क्या है। तो ½ mv², ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे प्रूफ करता है। P बराबर mv जो होता है वो मोमेंटम को बताता है और PE बराबर mgh पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ½ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले संवेग का सही मात्रा क्या है। अच्छा, संवेग जिसको हम लोग संवेग को क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा दिमाग लगाइए। संवेग को मोमेंटम बोल रहे हैं, डिनोट करते हैं P से, इसके बराबर होता है m इंटू v। इसका मतलब क्या हो, m का मतलब हो गया मास, v मतलब वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी ये दोनों के मल्टीपल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम। ठीक है, दोनों के मल्टीपल्स को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ऐसे कंडीशन में कभी मास इंक्रीज हो डिक्रीज तो हर कंडीशन में होता नहीं है, हर कंडीशन में कभी नहीं होता है। ठीक है, वेट जो होता है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, बट मास एवरीवेयर कांस्टेंट होता है, ये कभी बदलता ही नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या मोमेंटम में डिफरेंस होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ों को देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको नॉमरिकल्स देखना है और साथ में फॉर्मूले देखना है। तो संवेग का सही मतलब क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मास है, इसका सही मतलब क्या होता है kg। और ये जो आपको दिख रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब मीटर प्रति सेकेंड, तो ये kg मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो सही मात्रक हो जाएगा आपका वो kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। जूल किसका सही मात्रक है, तो अभी जस्ट बताएं वर्क डन का। ठीक है, ऊर्जा का भी सही मात्रक वही होता है जूल। वाट किसका होता है, पावर का, और न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान या संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे P बराबर क्या हो गया m इंटू वी। इसका मतलब द्रव्यमान हो गया m, v हो गया वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, मोमेंटम, जिसको बोलते हैं संवेग। तो ये आपका बन रहा है संवेग, तो माइंड में सेट रखना है, ये बन रहा है संवेग। तो ऐसे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कार्य किस प्रकार की राशि है। तो देखिए राशि दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्वांटिटी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है स्केलर है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि दो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में डायरेक्शन भी होता है, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सेम डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं अगर देखेंगे एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सब कुछ है जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, बट कुछ ऐसी डायमेंशंस हैं जिसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस नहीं होते तो उसका स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य किस प्रकार की राशि है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, ठीक है, इतना जूल कुछ भी, लेकिन इसके पास डायरेक्शंस नहीं है।
जो कार्य है किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और ये शो नहीं करता डायरेक्शन को, दैट्स वाई वी कैन से दैट्स कि वर्क डन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो ये कंडीशन हो जाएगा आपका अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीजीएस प्रणाली में कार्य का एसआई मात्रक है। तो सीजीएस प्रणाली जो होता है उसमें कार्य का जो एसआई मात्रक है वो आपका अर्घ है, ठीक है, अर्घ। और जो एक अर्घ होता है ना, एक अर्घ, ठीक है, एक अर्घ वो आपका 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगर कोई पूछेगा एक वर्ग कितने जूल के बराबर होता है, तो बोलना 10⁶ जूल के बराबर होता है एक वर्ग। सेम उसी प्रकार से एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, उसी प्रकार से एक अर्घ जो होता है 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो सीजीएस प्रणाली में जो कार्य का एसआई मात्रक है, ठीक है, उसको हम लोग कार्य का मात्रक उसको बोलते हैं अर्घ, और एसआई सिस्टम में कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल, या तो उसको बोलते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यदि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए, विस्थापन शून्य हो जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। हमने अभी जस्ट बताया था कि W बराबर होता है F इंटू एस। अब बताओ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शून्य है, तो ये पूरा शून्य है तो पूरा शून्य कर दिया, मतलब पूरा जीरो कर दिया। ऐसे कंडीशन में जो पूरा वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। तो अगर एक दोनों में से कोई एक भी शून्य हो गया जीरो हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में किया गया कार्य जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक लड़का दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार नहीं हिलती है, तो कार्य का मान क्या होगा। अब बताओ किसी भी वस्तु पर हमने फोर्स तो अप्लाई की, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है वो जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। धक्का दे रहे सुबह से शाम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब ये जीरो। अगर ये जीरो तो कितना भी फोर्स लगा दिए वो टोटल वैल्यू को जीरो कर देगा। ऐसे कंडीशन में जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, शून्य हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है, कि ये जो है ना फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो बोलेंगे वर्क डन हुआ ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जो काम होगा वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, शून्य हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बोले किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg और वेग 25 मीटर पर सेकंड, तो संवेग क्या होगा। अभी जस्ट पता है संवेग को क्या बोलते हैं, P बराबर M इंटू V। M का वैल्यू कितना है 20 और V का वैल्यू कितना है 25, ये दोनों को मल्टीपल कर दो कितना हो जाएगा बताओ 500। तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 500, ठीक है, 500 kg मीटर सेकेंड। तो 500 kg मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट। क्यों होगा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अभी जस्ट बताया मैंने कि काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यही फॉर्मूला सेट करना है। m का वैल्यू तो दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है बताओ 10, और v का वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 250, और 250 का अगर आधा कर देंगे तो 125 जूल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 125 जूल। या तो सेट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाफ mv² है तो हाफ mv² तो हाफ हो गया, ठीक है। m का वैल्यू कितना हो गया 10 और v² का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाफ m का वैल्यू 10, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। अब ऐसे 5 का 2 से कट जाएगा 5 बार में, अब बच गया 25, ठीक है, इंटू 5, ये दोनों को मल्टीपल करोगे 125 आएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 125 जूल हो जाएगा, 125 जूल। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट बोल रहे हैं घूमते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा होगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी अगर उसकी पंखे की पंखुड़ी जो घूम रही है उसमें अगर पूछेगा कौन सी एनर्जी होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। लेकिन अगर पंखा स्लिंग पे घूम रही है, ठीक है, मतलब छत पे जो लगा हुआ स्लिंग है उससे घूम रही है, तो ऐसे कंडीशन पंखा हाइट में भी, तो यहाँ पर जो एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है, वो दोनों होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा बताओ, काइनेटिक भी हो जाएगा। दोनों मिल करके यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि कौन सी ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे, तो घूमते हुए पंखे में सिर्फ बोल रहा हूँ। ऑप्शन के हिसाब से देख रासायनिक ऊर्जा तो होगा नहीं, उसमें ये ऊर्जा गति जैसे जो होगा, यहाँ पे दोनों हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट की जिक्र नहीं किया गया, तो ऐसे कंडीशन हम लोग मान के चलते हैं कि गति ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होगी। अब बताओ, जब कोई वस्तु यानी कि एनर्जी क्रिएटेड बाय द मोशन, दिस कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, जब कोई एनर्जी मोशन की वजह से क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, स्पीड की वजह से क्रिएट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
दूसरी कंडीशन, द एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू द रीजन्स ऑफ हाइट, हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है, ठीक है, पोजिशंस की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो उड़ते हुए हवाई जहाज़ में कुछ हाइट भी है, ठीक है, जैसे हवाई जहाज़ यहाँ उड़ रहा है, कुछ हाइट भी है, ये मूव भी कर रहा है, तो इसमें तो मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हाइट पे उड़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक भी और साथ में पोटेंशियल भी, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गतिशील बस में किस प्रकार की एनर्जी, गतिशील बस तो सड़क पे चलती है, ज़्यादा हाइट तो उसका होता नहीं, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी ये चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। कम से कम इसमें 100-200 सवाल या तो 150 सवाल तो कम से कम करा ही दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर भी करना है। चलिए तब तक के लिए थैंक्स।